नमस्कार दोस्तों, वाई क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं महेंद्र सिंह राजावत। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जनरल साइंस की। पहली बात हम देखेंगे कि जनरल साइंस होती क्या है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला भौतिकी, इसको हम पहला किस में डिवाइड करेंगे? भौतिकी, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। दूसरा हम इसको डिवाइड करेंगे किस में? रसायन विज्ञान में। और तीसरा हम इसको डिवाइड करेंगे बायोलॉजी में, जिसको हम जीव विज्ञान भी कहते हैं। जब हम बात करें कि जनरल साइंस देखें, तो जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम के बेसिस पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम साइंस में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले। हमें ऊपर से स्टडी करनी है और वो भी उसी पार्ट की स्टडी ज़्यादा करनी है जो हमारे काम का है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में क्लास आसपास जो हमारे जो होता है वो इन्हीं तीनों का मिक्सचर है। तो इसको हम देखेंगे भौतिकी, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान जो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। ठीक है, तो इसको तीनों को हम मिलाकर हम क्या निकलेंगे? जनरल साइंस की हम बात करें। जैसे भौतिकी के कुछ टर्म में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम बात करें गति, अगर हम बात करें त्वरण, बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऊर्जा, शक्ति, ऐसे कई टाइप के टॉपिक हैं। उत्तल अवतल लेंस, अगर हम ऐसी बातें करें तो हम इस भौतिकी के अंदर ही बात करने जाएंगे। जब हम रासायनिक की बात करें तो कई रासायनिक सूत्र हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कई रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, कुछ रासायनिक बंध की बात करेंगे। ठीक है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, ये हमसे पूछी जाती है रासायनिक विज्ञान के अंडर। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम रसायन विज्ञान में स्टडी करने वाले हैं। और जीव विज्ञान में अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान में हम क्या देखेंगे? रक्त, हृदय, मस्तिष्क, कई ऐसी चीज़ें हैं, विटामिन्स, बीमारियां, कई बीमारियों के जो छोटे छोटे हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करने वाले हैं पहले रसायन से। रसायन विज्ञान के हम कुछ छोटे छोटे से टॉपिक लेकर रासायनिक विज्ञान को हम पढ़ने वाले हैं। तो जनरल साइंस की अगर हम देखें तो जनरल साइंस का हम पहले पार्ट स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान, फिर उसके बाद हम भौतिकी और जीव विज्ञान की बात करेंगे। इसको भी हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करके देखेंगे कि हम पहले रसायन देखेंगे, फिर हम भौतिकी या जीव विज्ञान की बात करेंगे। तो ऐसे 3 पार्ट में हम इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं रसायन की। तो सबसे पहले एक चैप्टर आता है, छोटा सा टॉपिक है, कार्बन व उसके अपर रूप। उसकी हम स्टडी करने वाले हैं, कार्बन व उसके अपर रूप। हमने हेडिंग डाली कार्बन व उसके अपर रूप। हम रासायनिक विज्ञान में एक छोटा सा टॉपिक लेने जा रहे हैं, कार्बन व उसके अपर रूप। जब हम बात करें कार्बन व उसके अपर रूप की, तो सबसे पहली टर्म यहाँ पर लिखी हुई है कार्बन। हम इसको केवल उतना ही पार्ट लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे सिलेबस में, उतना ही हमारे काम का, बाकी हमें ज़्यादा इसमें नहीं लेना है। जो हमारे सिलेबस में है, जितने प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा कुछ कि जैसे इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ कार्बन, अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, पहला क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सी अक्षर से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्बो। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? कार्बो। और उसका मतलब क्या होता है? कोयला। कार्बन अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्बो, कोयला। और अगर हम इसकी बात करें कि धातु होता है, अधातु होता है कि मिश्र धातु होता है, तो इसकी हम बात करें तो ये एक अधात्विक पदार्थ है। क्या है? अधात्विक पदार्थ है।
तो कार्बन के बारे में जो हमें मेन चीज़ें जो हमारे दिमाग में आई वो हमें ध्यान रखनी है। क्या? वो ये हमें ध्यान रखनी है कि कार्बन C अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्बो। अगर हम हिंदी में इसका मतलब समझें तो इसका अर्थ होता है कोयला। अब हम बात करें कि धातु है अधातु है, तो ये क्या है? अधातु है। ये एक अधात्विक पदार्थ है। अब कार्बन जिस रूप में मिलता है हमारी धरती पर, जिस प्रतिशतता पे मिलता है, उस आधार पर हमने कार्बन को 4 टाइप में क्लासिफाई किया हुआ। कार्बन जहाँ जहाँ मिलता है, ये हम बात कर रहे हैं मिलने के आधार पर। इस धरती पर कार्बन जिस रूप में मिलता है उस रूप में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, उस प्रतिशतता के आधार पर हमने कार्बन को 4 प्रकार में डिवाइड किया है। अगर हम देखें इसको 4 प्रकार में हम बांटें तो इसको हमने बांटा है पीट, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे हम इसकी, L से लिग्नाइट, B से बिटुमिन्स, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और A से एंथ्रासाइट। हमने बोला कि कार्बन किस जो धरती पर मिलता है वो 4 इनमें मिलता है और उसकी प्रतिशतता के आधार पर हमने कार्बन को 4 टाइप में क्लासिफाई किया है। कि अगर पीट में देखूं तो कार्बन का जो प्रतिशत होता है, मैं यहाँ ऊपर लिखने वाला हूँ प्रतिशत कार्बन। C किसके लिए? कार्बन के लिए। प्रतिशत कार्बन जो पीट में होता है वो कितना होता है? 40 से 50% होता है। मतलब इसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है। फिर हम आगे बढ़ें तो इसमें होता है 50 से 60% होता है, और इसमें हम देखें तो 60 से 70% कार्बन होता है। और एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होता है 94 से 98, 94 से 98% क्या मिलता है हमें यहाँ पर? कार्बन प्रतिशत मिलता है। कहने का मतलब है धरती में कार्बन जिस रूप में मिलता है या किसी मिक्सिंग के रूप में मिलता है, कोई भी पदार्थ शुद्ध रूप से इस धरती पर नहीं मिलता है, किसी या किसी के साथ मिक्स होता है। तो ये 4 टाइप से इन कंपाउंड्स में मिलता है या इन यौगिकों में मिलता है, जिनका नाम हमने रखा पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट। उसको हमने कार्बन का प्रतिशत देखा। अगर हम ऊपर से नीचे आए तो कार्बन का प्रतिशत बढ़ रहा है। मैं बोलूँ कार्बन का प्रतिशत बढ़ रहा है या कार्बन का प्रतिशत कम है, मतलब यहाँ अशुद्धि ज़्यादा है। यहाँ कार्बन का प्रतिशत बढ़ गया मतलब अशुद्धि घट गई। मतलब ऊपर से नीचे आने पर कार्बन का प्रतिशत बढ़ रहा है तो अशुद्धि का प्रतिशत भी कम हो रहा है। मतलब नीचे वाला जो कार्बन जो एंथ्रासाइट है उसमें सबसे शुद्ध टाइप का अशुद्धियों का जो प्रतिशत है, अशुद्धियों का प्रतिशत भी कम हो रहा है, घट रहा है। तो कहने का मतलब हो है कि अगर हम पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट पर आएँ तो ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन का प्रतिशत बढ़ रहा है पर अशुद्धियों का प्रतिशत कम हो रहा है। जितना ज़्यादा कार्बन होगा अशुद्धता उसमें उतनी ही कम होगी। अब कार्बन क्या है? हम जनरल लाइफ में देखें तो जलाने के काम आता है। किसके काम आता है? जनरल। ये एक तरीके से देखें तो कोयले के प्रकार हैं। ये कोयलों में क्या कोयला किससे बना होता है? कार्बन से ही बना होता है। तो कहने का मतलब पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट में कार्बन का प्रतिशत बढ़ रहा है। कार्बन का प्रतिशत बढ़ रहा है मतलब उष्मा भी ज़्यादा देगा। अगर मैं बात करूं उष्णता के आधार पर इनको अरेंज करूं कि मैं इनकी उष्णता देखूं कि किसकी उष्णता ज़्यादा है किसकी कम है, तो सबसे ज़्यादा जो उष्णता होती है वो किसकी ज़्यादा है? एंथ्रासाइट की, फिर बिटुमिन्स की, फिर लिग्नाइट की, फिर पीट की। तो कहने का मतलब सीधा सा है, जितना ज़्यादा कार्बन प्रतिशत बढ़ेगा अशुद्धि उतनी ही कम होती जाएगी और उष्णता का जो जितनी ज़्यादा उसको हम जलाएंगे तो उष्मा भी वो उतना ही ज़्यादा देगा। जब हम कोयले को जलाते हैं या हम बात करें कि हम किसी भी कार्बन पदार्थ को जलाते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उससे जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। तो अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता हमसे।
अभी इससे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्नलिखित में से कार्बन, जो कार्बन है वो किस किस में पाया जाता है, इनमें से 3 दे देगा, चौथा छोड़ देगा, या किस में नहीं पाया जाता है तो हमें क्या करेगा, 3 दे देगा और एक कोई दूसरा ऑप्शन हमें दे देगा। तो हम वहाँ से पहचान सकते हैं कि पीट में कार्बन पाया जाता है, लिग्नाइट में, बिटुमिन्स में, एंथ्रासाइड में। दूसरा, इनको अरेंज करवा सकता है, इनका क्रम लिखवा सकता है कि किसमें कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा है। तीसरा, हमें उष्णता का क्रम लिखवा सकता है कि किसमें उष्णता ज़्यादा है, जिसमें कार्बन ज़्यादा है उसमें उष्णता भी ज़्यादा। अशुद्धि का प्रतिशत पूछ सकता है, जब प्रतिशत कार्बन हमें पता है तो बचा हुआ प्रतिशत किसका, अशुद्धि का। प्रतिशत कार्बन ज़्यादा तो अशुद्धि कम, तो सबसे कम अशुद्धि एंथ्रासाइड में, फिर बिटुमिन्स में, फिर लिग्नाइट में और फिर पीट में। इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो धरती पर कार्बन किस रूप में मिलता है वो हमने देखा है। अब हम देखेंगे कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला हम देखने जा रहे हैं हीरा, दूसरा जो इसका अपर रूप होता है वो होता है ग्रेफाइट, और तीसरा जो इसका अपर रूप होता है वो होता है फुलरिन। एक एक की हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो क्या, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है। ये 3 देगा ऑप्शन में, एक चौथा ऑप्शन हमें कोई और अलग से दे देगा, तो हम ये पहचान सकते हैं कि तीनों तो कार्बन के अपर रूप है, इसके अलावा जो बचा वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। तब हम एक एक की स्टडी करने वाले हैं कि हीरे के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे, फिर हम ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे, फिर हम फुलरिन के बारे में देखेंगे कि अगर हम देखा जाए तो हीरा के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें जो याद करने हैं वो कौन कौन से याद करने हैं, ग्रेफाइट के बारे में हमें कौन से याद रखने हैं, और फुलरिन के बारे में हमें कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं, उसकी हम स्टडी करने वाले थे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हीरा। तो अगर हम देखें हीरा के बारे में, देखें कि हीरा किस किस से मिलकर बना होता है, तो हम पहला देखने जा रहे हैं हीरा। अगर हम देखें हीरा एक प्रकार का पत्थर होता है। कौन से प्रकार का पत्थर होता है, उस पत्थर का नाम क्या है, किम्बरलाइट। क्या है, किम्बरलाइट। हीरा एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे हमने क्या बोला है, किम्बरलाइट पत्थर बोला है। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। हीरे की जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। ये जो मैं पॉइंट लिखाया जा रहा हूँ, ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, इतना ही हमारे काम का है। हीरे की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे हम किम्बरलाइट पत्थर बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो हीरा क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब इसका यूज क्या होता है वो देखें, इसका उपयोग क्या किया जा सकता है। सबसे कठोर पदार्थ होने की वजह से इसको हम कांच काटने में उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कांच काटने में किसका प्रयोग किया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, और चौथा ऑप्शन हमें कुछ और दे देगा, तो हम पहचान सकते हैं कि किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। कांच काटने में उपयोग किया जाता है, पत्थरों में छेद करने में किया जाता है, पत्थरों में छेद किया जाता है। हम थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहे। और एक और अगर हम पॉइंट लिखें तो हम ये बोल सकते हैं शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज किया जा सकता है। सर्जरी जो होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज किया जाता है। किसकी वजह से, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो गुण है कि ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसकी वजह से इसको कांच काटने में, पत्थरों में छेद करने में, शल्य चिकित्सा में इनमें यूज किया जा सकता है। जो हमारे बड़े बड़े कांच आते हैं, बड़े बड़े गेटों पर लगते हैं, खिड़कियों पर लगते हैं, वो सब किससे काटे जाते हैं, हीरे का
कटर मशीन होती है उसमें क्या लगा रहता है, हीरा लगा रहता है, जिसको हम कांच काटने में, पत्थरों में छेद करने में और शल्य चिकित्सा में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कठोर पदार्थ है, अगर हम इसको कांच काट रहे हैं तो इसके टूटने का डर बहुत कम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगली चीज़ क्या, हीरे के बारे में अगला फैक्ट हमें ये याद रखना है कि शुद्ध रूप से जो हीरा होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। शुद्ध रूप से हीरा कैसा होता है, पारदर्शी होता है, पर उसमें अशुद्धि मिलने की वजह से वो क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। जैसा हम देखते हैं कि कुछ हीरे जो हम देखते हैं, हमने पिक्चर में, मूवी में भी देखा है कि हीरे का कई अलग अलग कलर दिखाए जाते हैं। बेसिकली वो जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, उसकी अशुद्धि की वजह से आता है। अदरवाइज हमेशा हीरा तो क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, शुद्ध रूप में पूरा का पूरा पारदर्शी होता है। ठीक है, एक टर्म आती है कि काले रंग के हीरे को, क्या बोल रहा हूँ मैं, काले रंग के हीरे को हम क्या कहते हैं, बाट, BART। इसको बाट कहा जाता है या कार्बोनेडो कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। क्या कहा जाता है, काले रंग के हीरे को बाट, इंग्लिश में पूछ सकता है BART और या कार्बोनेडो कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना, अगर हमें क्वेश्चन पूछ ले निम्नलिखित में से किसको कार्बोनेडो कहा जाता है, तो बोल देगा काला हीरा, फिर हमें बोल देगा पारदर्शी हीरा, तीसरा हम दे देगा ग्रेफाइट और चौथा दे देगा हमें फुलरिन। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि जो काले रंग का हीरा होता है उसे हमें बाट या कार्बोनेडो कहा जाता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हीरा एक प्रकार का पत्थर है जिसे हम किम्बरलाइट बोल रहे हैं। संरचना क्या है, चतुष्फल की है, कठोर पदार्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे कठोर पदार्थ है। इस वजह से हीरे का उपयोग कांच काटने में, पत्थरों में छेद करने में और शल्य चिकित्सा में इसका हम यूज करते हैं। और काले रंग के जो हीरे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाट या कार्बोनेडो भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे देखेंगे कार्बन का दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट। तो हम कार्बन का दूसरा अपर रूप देखने जा रहे हैं, ग्रेफाइट। तो हमने पहला अपर रूप देखा कार्बन का, डायमंड, हीरा, फिर हम दूसरा अपर रूप देखने जा रहे हैं कार्बन का, ग्रेफाइट। पहला जो हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या बोला मैंने ये कहा कि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछ सकता है कि निम्न में से किस में विद्युत धारा का प्रभाव हो सकता है। पहला बोल देगा डायमंड, उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरा लिखेगा ग्रेफाइट, फिर तीसरा लिखेगा फुलरिन या चौथा कोई और ऑप्शन लिख देगा। तो हमें ध्यान रखना है ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से विद्युत धारा के प्रति सुचालक होते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से हो सकता है। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रेफाइट के अंदर विद्युत धारा का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कौन सी संरचना होती है, षडफलकीय संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है, षडफलकीय संरचना होती है। इसका क्या यूज है वो देखते हैं। षडफलकीय संरचना होने की वजह से जो ग्रेफाइट की एक परत दूसरे परत पर आसानी से फिसल सकती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ग्रेफाइट में षडफलकीय संरचना होती है, इसकी वजह से ग्रेफाइट की एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका यूज क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ग्रेफाइट षडफलकीय संरचना होने की वजह से ग्रेफाइट की एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है। इसी वजह से ग्रेफाइट का जो यूज होता है वो स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भारी मशीनों में यूज किया जाता है। स्नेहक या लुब्रिकेंट, अगर हम इंग्लिश में देखें लुब्रिकेंट,
सड़फलकीय संरचना होने की वजह से ग्रेफाइट की जो परत होती है वह एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती है। इसी वजह से भारी मशीनों में स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट के पाउडर का यूज करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका रीजन भी हमें पता है, इसका कारण क्या है? भारी मशीनों में स्नेहक और उसकी तरह यूज किया जा सकता है। तो हमें इसका रीजन क्या है? सड़फलकीय संरचना होने की वजह से पर एक परत का दूसरी परत पर फिसलन, एक परत से दूसरी परत पर फिसलन। इसी वजह से भारी मशीनों में हम क्या करते हैं कि भारी मशीनों में हम इसको लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में यूज किया सकता है। भारी मशीनों में जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उनको हम खिसकाने के लिए उनके बीच में अब ग्रेफाइट का जो पाउडर होता है उस ग्रेफाइट के पाउडर को रख देते हैं, जिसकी वजह से वो एक जो मशीन होती है एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकती है। तो भारी मशीनों में स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में हम ग्रेफाइट के पाउडर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सड़फलकीय संरचना होती है, इस वजह से इसकी एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसलन हो जाती है। इस वजह से ये स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। अब होता क्या है, अगला पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं। एक हमें फिक्स नॉर्मल याद रखना है। ग्रेफाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी जनरल लाइफ में देखिए तो पेंसिल। क्या है? पेंसिल। जो हम घर में या हम कोई भी ड्राइंग के लिए इनके लिए जो पेंसिल यूज करते हैं वो पेंसिल किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से मिलकर बनी होती है। कुछ और पॉइंट हम देखेंगे ग्रेफाइट के। अगला पॉइंट अगर हम ग्रेफाइट का देखें तो अगला पॉइंट क्या है ग्रेफाइट का वो देखेंगे। ग्रेफाइट का अगला पॉइंट ये है कि अगर हम हाई टेम्परेचर लें, मतलब अगर हम उच्च तापमान लें 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1,00,000 वायुमंडलीय दाब अगर हम लें, उस वायुमंडलीय दाब पर या इस कंडीशन पर या इस परिस्थिति पर ग्रेफाइट 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 1,00,000 वायुमंडलीय दाब पर हमेशा जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट का जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है? हीरे में परिवर्तन हो जाता है। ग्रेफाइट का परिवर्तन किस में हो जाता है? हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उच्च तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उच्च वायुमंडलीय दाब 1,00,000 वायुमंडलीय दाब पर जो ग्रेफाइट होता है वो हीरा में परिवर्तित हो जाता है। 99% जो व्यावसायिक हीरे होते हैं, या मैं बात करूं जो हमारे ज्वेलरी में काम आते हैं, जो आभूषणों में काम आते हैं या और जगह यूज होते हैं, मशीन काटने, जो हम बात कर रहे थे कि कठोर होता है जो हीरा, उसको काटने में यूज किया था। क्योंकि हम हीरे को खोज नहीं सकते, हीरे कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही मिलते हैं, तो सब जगह हीरे नहीं मिलते हैं। अगर हमें रिक्वायरमेंट है हीरे की तो हम क्या करते हैं? व्यावसायिक रूप से ग्रेफाइट को हीरे में चेंज करते हैं और 90% हीरे का व्यावसायिक उत्पादन ऐसे ही किया जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 90% हीरे का व्यावसायिक उत्पादन उसको उच्च दाब तथा उच्च दाब पर ग्रेफाइट को हीरे में परिवर्तित कर ही यूज किया जा सकता है। क्योंकि हीरा हर जगह नहीं मिलता है, कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही धरती पर मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि व्यावसायिक हीरे बनाते हैं खुद से, उच्च ताप या उच्च दाब पर ग्रेफाइट का हीरे में परिवर्तन करके हम बनाते हैं। तो हम आगे अगला हमने दो यहाँ पर हम अपर रूप देख चुके हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला हम अपर रूप देखने जा रहे हैं फुलरिन। जो अगला अपर रूप है वह है फुलरिन। फुलरिन को हम C60 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C60। इसका कारण क्या है वो भी हम देखेंगे कि इसका C60 इसको क्यों कहा जाता है। फुलरिन कार्बन का तीसरा अपर रूप फुलरिन, जिसको हम C60 कहते हैं। अगर हमने देखा हो इसको C60 क्यों कहा जाता है उसका हम रीजन देखते हैं। सबसे पहले इसका कारण देखते हैं कि उसका कारण क्या। अगर हमने देखा हो, हम फुटबॉल की जो गेंद होती है उस फुटबॉल की गेंद पे ऐसे कुछ बना होता है, आपने देखा हो तो सबसे पहला एक जैसी छोटी छोटी ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं और उन ब्लॉक्स को हमने क्या होता है? जोड़ा हुआ होता है, सिला हुआ होता है। फिर उससे हम क्या बनाते हैं? पूरी की पूरी एक गेंद बना लेते हैं। तो ऐसे मैंने एक
उसका जो एक अंश दिखाया है, पूरी फुटबॉल नहीं दिखाई है। अगर हमने कभी भी फुटबॉल खेला हो या फुटबॉल हमने देखी हो तो हम देख सकते हैं कि फुटबॉल पे ऐसे छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने होते हैं और उनको हम चारों तरफ से सिल देते हैं। तो फुलरिन वैसा फुटबॉल जैसी होती है वैसा ही फुलरिन होती है। और किससे मिल होता है? कार्बन के 60 परमाणु ऐसे जुड़े हुए होते हैं आपस में रासायनिक बंधों के द्वारा, उससे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? फुलरिन कहते हैं। इसलिए इसका एक शॉर्ट नाम भी दिया जाता है, एक छोटा नाम भी दिया जाता है C60। क्या बोला मैंने कि अगर हम बात करें फुटबॉल, अगर हमने देखी हो तो फुटबॉल में से छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, वो सारे ब्लॉक ऐसे देखिए, मैं हर ब्लॉक पे एक कार्बन का परमाणु रखा हुआ है। तो ऐसे पूरी फुटबॉल रखी हुई है और उसमें 60 परमाणु से मिलकर जो यौगिक बन रहा है उस यौगिक को हम क्या बोल रहे हैं? फुलरिन यहाँ पर बोल रहे हैं। तो फुलरिन कार्बन का एक अपर रूप है, उसको हम C60 भी कहते हैं। C60 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 60 जो है कार्बन के परमाणु जुड़े हुए हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं? अगर हमने फुटबॉल देखी हुई तो वैसे ही ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फुलरिन का एक नाम और दिया जाता है बकमिस्टर फुलरिन। क्यों दिया जाता है उसका भी हम रीजन देखते हैं। बकमिस्टर फुलरिन एक बहुत बड़े भवन निर्माता थे। भवन निर्माता ने एक बिल्डिंग बनाई है। वो बेसिकली बिल्डिंग है वो कैसी है? फुटबॉल के मैदान की जैसे फुलरिन दिखता है वैसी बनी हुई है। तो उसी के नाम पर ही एक भवन निर्माता की बिल्डिंग के नाम पर ही फुलरिन का नाम हम बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। एक भवन निर्माता के द्वारा, आर्किटेक्ट जो होते हैं भवन निर्माता होते हैं, तो उस बिल्डिंग के नाम पर ही इसका नाम हमने रखा है बकमिस्टर फुलरिन। तो इसलिए हम इसको बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। यही हमारे काम का पॉइंट है जो मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ, उतना ही हमें ध्यान रखना है। बाकी और इसमें हमें ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं घुसना है, वो जो मेन पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें जो एक गुण पाया जाता है, इसमें अति चालकता का गुण पाया जाता है। जैसे क्वेश्चन हमने पूछा विद्युत धारा का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। तो अति चालकता का गुण किस में पाया जाता है? फुलरिन में। तो क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं कि अति चालकता का जो गुण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? फुलरिन में पाया जाता है। अब हम देखें कि अति चालकता क्या है। हमें पता नहीं है कि अति चालकता क्या होती है। तो अति चालकता को हम देखें तो अति चालकता क्या होती है उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आगे हम फिजिक्स में देखेंगे कि अति चालकता होती क्या है। चालकता, सुचालकता, अति चालकता, निम्न चालकता, ये सब चीज टर्म आती है वो हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम अति चालकता की बात करें तो अगर हम निम्न ताप पर किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए। क्या बोला? निम्न ताप पर प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का शून्य हो जाए तो वह पदार्थ किसका गुण शो कर रहा है? अति चालकता का गुण प्रदर्शित कर रहा है। अति चालकता क्या होता है? निम्न ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध, निम्न ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए, मतलब उसमें से कोई भी ऊर्जा या विद्युत धारा का 100% प्रभाव हो, कोई उसको रोकने वाला नहीं हो। अगर हम उसमें से ऊर्जा प्रभाव कर रहे हैं उसका प्रतिरोध क्या है? शून्य। उस ऊर्जा को कोई रोकने वाला नहीं है, वो ऊर्जा पूरी की पूरी 100% उसमें से बह जाएगी। कोई विद्युत धारा हो तो पूरी की पूरी विद्युत धारा उसमें से बह जाएगी। तो अति चालकता, निम्न ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ये पर्टिकुलर हर पदार्थ की एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उसका अलग अलग गुण पाए जाते हैं, उसकी हम यहाँ स्टडी कर रहे थे। ऐसे ही फुलरिन का एक गुण होता है अति चालकता का। अगर मैं निम्न ताप की बात करूँ तो निम्न ताप कम से कम इतना 261 डिग्री सेंटीग्रेड से -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अति चालकता क्या होती है, किसका गुण होता है? फुलरिन का होता है। निम्न ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए, जैसे निम्न ताप हम बात करें तो -261 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात कर सकते हैं। अब हम कार्बन को दोबारा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कार्बन को C अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, अधातु है, ठीक है। और किससे मिलकर बना है? कार्बो लैटिन भाषा का शब्द, उससे मिलकर बना है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइड। ऊपर से नीचे आएंगे तो कार्बन का प्रतिशत बढ़ेगा, अशुद्धियों का प्रतिशत घटेगा, उष्णता का प्रतिशत बढ़ेगा। क्लियर है? ये हमने यहाँ पर देखा। फिर हमने कार्बन के 3 अपर रूप देखे। पहला देखा हीरा।
जो एक प्रकार का पत्थर है जिसको हमने किम्बरलाइट पत्थर बोला। कठोर होता है जिसकी वजह से हम इसको क्या यूज करते हैं, पत्थर को काटने में, शीशे को काटने में, या हम शल्य चिकित्सा में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। और जो हीरा होता है वो पारदर्शी होता है, अगर वो शुद्ध है तो, अगर उसमें कुछ अशुद्धि होगी तो वो क्या बन जाएगा, कुछ रंगीन टाइप का हीरा बन जाए। फिर हमने देखा क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हो क्या रहा है कि ग्रेफाइट जो है उसकी जो संरचना होती है, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय थी, एक कॉम्पैक्ट संरचना थी, जबकि जो ग्रेफाइट की संरचना है षडफलकीय संरचना है, कॉम्पैक्ट संरचना नहीं है। इस वजह से ग्रेफाइट की एक परत दूसरे परत पर फिसल जाती है। इसी वजह से भारी मशीनों में हम ग्रेफाइट का यूज स्नेहक के रूप में करते हैं। जो काम का पॉइंट था वो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है। पेंसिल सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेफाइट का। और व्यावसायिक जो हीरे होते हैं वो ग्रेफाइट से ही बनाए जाते हैं। उच्च तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 लाख वायुमंडलीय दाब पर हम ग्रेफाइट को हीरे में परिवर्तित कर सकते हैं, और सारे के सारे व्यावसायिक हीरे ऐसे ही बनाए जाते हैं। फिर हम आगे आते हैं फुलरिन पे। फुलरिन में क्या होता है, 60 कार्बन के परमाणु। एक अगर हमने फुटबॉल की गेंद देखी हो तो उसमें अगर हम जितने डॉट हैं वहाँ पर रख दें 60 परमाणु, तो वैसा एक फुलरिन बनता है। एक भवन निर्माता, उनके नाम पर हमने इसका नाम रखा है, मिस्टर फुलरिन भी रखा है। और इसमें जो कौन सा गुण पाया जाता है, अति चालकता का गुण पाया जाता है। अति चालकता क्या होती है, किसी भी पदार्थ का निम्न ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाए उसको हम अति चालकता कहते हैं। तो ये हमने कार्बन व उसके अपर रूप देखे।